बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का आज हम लोग 15वां चैप्टर नौकर पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और वो क्या करते थे, उनकी किस तरह से वो काम करते थे और दूसरों से काम लिया करते थे, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो अनु बंद्योपाध्याय के द्वारा लिखा गया ये पाठ। आज हम लोग गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ रुचिकर बातों को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनुच्छेद शुरू है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज नंबर है ये, पेज नंबर ये 105 पर है। शुरू में इस पाठ में कहा गया है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। नौकर चाकर यानी कि घर में जो सहायक रखे जाते हैं काम करने के लिए, वो करते हैं। और जिस ज़माने में वे बैरिस्टरी से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। जिस ज़माने में, यहाँ पे बात है उस ज़माने की, उस समय की, जब वो बैरिस्टरी से हज़ारों रुपए कमाते थे, यानी कि वो वकालत करते थे और उससे वो पैसा कमाते थे। और उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा यानी कि उसे लगातार करते रहे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को, कौपीन यानी कि वो जो है हाथ से बुने हुए कपड़ों को पहना करते थे। और इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। तो इस तरह से ये गांधी जी जो है वो कौपीनधारी थे, यानी कि उनके वस्त्र जो है वो धोती पहनने से एक विशेष ढंग के कारण यह विशेषण गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लंगोटी धारण करने वाला। यानी कि वो जो है धोती की तरह उसको न पहनकर उसे जो है वो लंगोटी की तरह धारण करने वाला, वो कौपीन यानी कि वो सूती कपड़े पहनते थे। तो उसको जो है इस तरह से गेहूं बीनते देखकर उनसे मिलने जो लोग आते थे वो बहुत हैरत में पड़ जाते थे। हैरत यानी आश्चर्य में। हैरत का अर्थ होता है आश्चर्य। हैरत का अर्थ है आश्चर्य। आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। बहुत सारे लोग जो है, कोई आ जाता है तो जो है मेहनत का काम नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि वो देख लेंगे या जान जाएंगे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी को कभी भी इस तरह के कामों से शर्म नहीं महसूस होती थी। और वो जो है एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेज़ी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। यानी कि जो छात्र वहाँ पर आए गांधी जी से मिलने, उनको अपने अंग्रेज़ी भाषा पर, अंग्रेज़ी बोलने पर, अंग्रेज़ी भाषा पर बहुत गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले कि बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो वो जो छात्र थे वो सोचे कि गांधी जी हमें पढ़ा लिखा समझकर कुछ ऐसा काम देंगे लिखने पढ़ने का। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा, जो छात्र आए थे उनसे मिलने, कि अगर मैं कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं।
उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। और उन्होंने जो है उन छात्रों को उस छात्र को जो है वो थाली के गेहूं बीनने के लिए दे दिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक मतलब आने वाले, जो छात्र थे आगंतुक आने वाले। आगंतुक कहते हैं आने वालों को। बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी ने उन्हें ये काम क्यों दिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलने वाले पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी उन्हें ऐसा ही कोई काम देंगे। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आपकी सेवा कर सकूं तो मुझे अवश्य बताइएगा, और इसलिए गांधी जी ने उनको गेहूं बीनने का काम दे दिया। तो अब तो कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था मतलब कहने का है यहाँ पर कि अब कोई उपाय नहीं था, उनको तो गेहूं बीनना ही था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। तो 1 घंटे तक उन्होंने गेहूं बीना, उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए, उनसे जो है अनुमति मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। तो भंडार का काम यानी कि जहाँ पर अनाज वगैरह रहता था, खाने पीने का सामान रहता था, तो उसको संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। यानी कि सुबह वो प्रार्थना करने के बाद, प्रेयर करने के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। कहने का मतलब ये है कि कौन सी सब्जी कितनी फ़ायदेमंद है, कौन सा फल कितना फ़ायदेमंद है, ये उन्हें पता था। और एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। काले चकत्ते पड़ गए थे यानी कि वो ज़्यादा पक चुका था। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें ख़ास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। तो इस तरह से गांधी जी जो है वो भोजन स्वयं ही परोसते थे, और जो बाकी लोग जो लोग खाते थे वो उसका विरोध नहीं कर पाते थे। उसके उबली और बेस्वाद यानी कि बहुत स्वादिष्ट नहीं हुआ करती थी, तो उस ऐसा भोजन परोसते थे। इस कारण वह बेचारे बेस्वाद उबली हुई सब्जियों के लिए कुछ भी शिकायत नहीं कर पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। अफ्रीका की एक जेल में एक बार उन्होंने सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। तो गांधी जी जो है ये पतीला कहते हैं भगोने को, जिसमें कि खाना पकाया जाता था। तो उस पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी, यानी काला काला जम गया था, कालिख लगी हुई थी, और राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब ज़ोर ज़ोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है,
इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। यानी कि वो बर्तन को इतना रगड़ते थे कि वो एकदम चमकने लगता था। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत मतलब जो नया नया अभी वहाँ पर आया हुआ था, तो उसको पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। तो इस तरह से इन सब बातों से ये पता चलता है कि गांधी जी जो है वो हर एक काम पर, सबके काम पर नज़र रखते थे और वो खुद उस काम को बहुत अच्छे ढंग से करते थे। और जैसा कि बर्तन धोने के काम से ये समझ में आता है कि गांधी जी को बहुत अच्छे ढंग से पता था कि किस तरह से बर्तन को चमकाया जा सकता है और वे वैसा करके दिखाते थे। और इसीलिए जो है कस्तूरबा कहती हैं कि बर्तन धोने का काम आपका नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कस्तूरबा बुरा मान सकती हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और वो कस्तूरबा को उस बर्तन को धोने की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। तो महात्मा गांधी जो है वो हर एक काम को बखूबी करना जानते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से करना जानते थे और उस काम को वो करके दिखाते थे। जैसा कि एक बार यहाँ पे जो वर्णन आया है कि एक जो नया नया उस आश्रम में आया हुआ था, तो उसे नहीं पता था, जो तंबू में सोया था और उसे नहीं पता था कि बिस्तर कहाँ पर रखना है। और लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे। यानी कि कुएं से पानी निकालना पड़ता था काम करने के लिए, तो उसे भी वे रोज़ करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे। अस्वस्थ मतलब बीमार, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया था, वो आटा पीसने का काम कर चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। तो अब जो है उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई और मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती थी वो उसका विरोध न करके, उसके बारे में कुछ न कहकर वो उसे करके दिखाते थे और इस तरह से वो जो है आश्रम के काम में अपना योगदान दिया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि गांधी जी के अंदर इतनी फुर्ती थी, इतनी स्फूर्ति थी कि वो जो है अपने काम को बिल्कुल नौजवान की तरह किया करते थे। अब आगे यहाँ पे जो वर्णन आता है कि शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, लाचारी यानी कि मजबूरी, तो शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान, बोअर युद्ध जो है जब हो रहा था उस समय
उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। ढोया था मतलब उसको उठाकर ले गए थे। तो इस तरह से वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तो इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे और शहर में ख़रीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो यहाँ पर जो है वो 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके चलने की गति भी बहुत तेज़ थी और उनके साथ चलने वाले लोग जो है वो पीछे रह जाते थे और वो आगे निकल जाते थे। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी। वो कभी भी काम से घबराते नहीं थे। उनके अंदर आलस्य नहीं था। और इसके लिए वो नाश्ता भी लेकर निकलते थे और शहर में ख़रीदारी करते समय और ख़रीदारी करते और शाम होते होते फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अब यहाँ पर एक और उनके जीवन से संबंधित घटना है कि एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया। तो गांधी जी कभी अपने आप को बहुत बड़ा समझ के, उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं था और वो इतने बड़े महान व्यक्ति होते हुए भी वे हर एक छोटे से छोटे काम को बखूबी करना जानते थे। तो इस तरह से जब वे तालाब की भराई का काम कर रहे थे तब गांधी जी लौटने पर उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। यानी कि भारतीय जो प्रवासी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनके लिए जो है सरकार के सामने उनकी मांगों को रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। यानी कि लंदन में जो है भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया गांधी जी को और छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी, छरहरा मतलब बहुत ही जो है एक्टिव हो, जो बहुत ही काम करने में जिसके अंदर फुर्ती हो, ऐसा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी काट साफ़ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए, उन्हीं के सम्मान में उन्होंने भोज रखा था छात्रों ने और वही वहाँ पर जो है पहुँचकर काम करना शुरू कर देते हैं, तस्तरियाँ धोते हैं, सब्जियाँ काटते हैं और अन्य छोटे बड़े काम करते हैं। तो ये जो है गांधी जी नहीं अपने हिस्से का काम वो कर लेते थे। गांधी जी जो है वो दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। सख्त का मतलब होता है बहुत कठोर। वे बड़ी कठोरता से जो है वो काम करवाते थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। वो नहीं चाहते थे कि उनका काम जो है कोई और करे।
तो वे अपने हिस्से का काम खुद करना चाहते थे। तो और सख्त का मतलब होता है कठोर। तो गांधी जी जो है वो दूसरों से काम करने में बहुत कठोर थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उनको अच्छा नहीं लगता था, नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। डेरा कहते हैं जहाँ पर वो रहते थे। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहार रहे थे या बुहारना मतलब साफ करना। बुहार, फर्श जो है वो बुहारना, साफ करना, झाड़ू लगाना। तो इस तरह से वो वहाँ पर कमरे का फर्श बुहार रहे थे, जैसा कि चित्र में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब झाड़ू, बुहारी। बुहारी मतलब झाड़ू। तो एक कार्यकर्ता ने, जो कि वहाँ पे रहता था, उसने गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गाँवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे कि किसी को जगा कर वो उसमें तेल डलवा लें। 9वां खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी कि 78 ईयर्स में जो है उन्होंने एक निपुण जो है, निपुण यानी कि एक्सपर्ट, जो कुशल हो, ऐसे रसोइये की तरह, यानी कि उनको खाना बनाने का भी पूरा ज्ञान था। और उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो गांधी जी इस बात को मानते थे कि छोटे बच्चों को जो है उनके माँ बाप के द्वारा ही उन्हें पालना चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। इस अनुच्छेद में ये बताया गया कि वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। छोटे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और अगर उनको ज़िद आ जाती है तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन गांधी जी उसको, ऐसे बच्चों को समझा लेते थे, उसे बहला लेते थे और वो मान जाता था। तो खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि
यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। तो गांधी जी जो है गोखले के संग गोखले जो है गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, इस्त्री यानी कि उसको प्रेस किया, और वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो। कारकुन यानी कि जो जवाब देने का काम करता था, सहायक। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, यानी कि जो काम मुझे आता हो और जो मेरी सामर्थ्य के अंदर हो, जो मेरी शक्ति के अंदर हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो इस तरह से उन नेता की कमीज़ के बटन जो है उन्होंने ठीक किए और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। तो इस तरह से जो है गांधी जी जो है सभी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे। और जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन के बारे में यहाँ नीचे लिखा है कि आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना गया है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। तो वो जो है जब भी नौकर रखने की बात होती थी तो वो किसी हरिजन को यानी छोटी जाति के व्यक्ति को रखने की बात करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए और इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उसके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो ये जो है अंतर था कि हमें कभी भी नौकर को मज़दूर नहीं मानना चाहिए और उसे नौकर की तरह नहीं बल्कि घर के परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। इससे उनको भी अपनापन मिलता है और वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक बार एक भारतीय, ये अंतिम अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यानी कि मैं उसके बदले आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे, यानी कि आपने जो मेरी सेवा की है इसका जो है आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अनु बंदोपाध्याय के बारे में यहाँ पे लेखिका के बारे में कहा गया है कि अनु बंदोपाध्याय
1917 से 2006 स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं और उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो ये है अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया ये नौकर पाठ, और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातों को जाना जो गांधी जी अपने जीवन में किया करते थे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।